चलो देखो, वर्ड हमने यहाँ पे दो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस देखे थे। कौन सा पहला कौन सा था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन? IMF। आईएमएफ था, ठीक है। दूसरा हमारा उसी टाइम में जब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है 1944 में, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट आपका क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है। कहाँ यहाँ पे ये ब्रेटन वुड कहाँ पे पाया जाता है? न्यू हैम्पशायर यूएसए में पाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने बोला कि एक तो हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और एक हमें यहाँ पे जब हम व्यापार कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम इंटरनेशनली जो करेंसीज हैं वो किस तरीके से मूव करेंगी, उनकी वैल्यू स्टेबल रहे, उसके लिए यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया था? आईएमएफ क्रिएट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, कंट्रीज़ को यहाँ पे क्या है, रीबिल्ड करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे रीबिल्डिंग वाले काम को शुरू करने के लिए आपका क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक वाला एक आइडिया आता है कि ठीक है, सब एक मिल के आओ और पूलिंग करो पैसा, और यहाँ पे जिन कंट्रीज़ को ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए एक सॉफ्ट लोन उनको आप प्रोवाइड करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स कितने हैं? 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर बहुत कुछ बोलता है। वो कंट्री मतलब उस समय का उसका डोमिनेंस एक तरीके से जहाँ पे भी उसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है, या तो कोई न्यूट्रल जगह पे बनाया जाता है या फिर उस कंट्री का डोमिनेंस शो करता है। जैसे ज़्यादातर जो आपके हेडक्वार्टर्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्विट्जरलैंड में रहते हैं। स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे, स्विट्जरलैंड की अगर फॉरेन पॉलिसी देखते हैं तो स्विट्जरलैंड की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे एक न्यूट्रल कंट्री है, ठीक है। तो वो यहाँ पे किसी कंट्री को यहाँ पे फेवर नहीं करते, वो न्यूट्रल कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे इनके यहाँ बहुत सारे जो है आपको जेनेवा में क्या मिलते हैं? बहुत सारे हेडक्वार्टर्स मिलते हैं। तो आधे हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पे होते हैं? स्विट्जरलैंड में ही होते हैं, ठीक है। अब देखो वॉशिंगटन में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसकी कहानी भी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेंस जो है वॉशिंगटन का ही यहाँ पे होना होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। ओके, तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी यही बन रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ हुआ है उस टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा है, ठीक है। और स्पेशली कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल है, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा? रीबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है? यही आईएमएफ बन रहा है आपका। अब इसके ऊपर आपका एक यहाँ पे हमने बात की थी कि दो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। तो सबसे पहला आपका जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बन रहा है वो आईएमएफ बन रहा है। अब एक प्रॉपर वर्ल्ड बैंक नहीं आ रहा है, लेकिन हमने एक बात की थी, एक डेवलपमेंटल काम शुरू होता है, डेवलपमेंटल वाली बैंक एक आती है। वो डेवलपमेंटल बैंक कौन सी होती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि हमें इधर ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है, ठीक है। मतलब खत्म नहीं हुई है, चल रही है, लेकिन इन्हें पता है, दे आर स्मार्ट पीपल, कि रिकंस्ट्रक्शन करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी और डेवलपमेंटल उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे IBRD जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, विच इज़ अ यूनिट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब यही क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो IBRD है, जो सबसे पहली बैंक आपकी बनी हुई है, उस वही इवॉल्व होगी किसमें? वर्ल्ड बैंक में और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक अलग होता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों के यहाँ पे जो इसके यूनिट्स होते हैं, देखो अब वर्ल्ड बैंक, जो आपका वर्ल्ड बैंक रहता है वो क्या है? वो 5 बैंकों से मिलके बना है। देखो अब इसके 5 बैंक देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला तो हमने देखा कि यहाँ पे IBRD जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो IBRD का मेन पर्पस हमें समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल और रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है। सबसे पहली यूनिट ये जो बन रही है वो आपकी बन रही है वर्ल्ड बैंक की IBRD। अब देखो IBRD को हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं IDA से। अब यहाँ पे IBRD जो है वो यहाँ पे नॉर्मल कंट्रीज़ को लोन देगा, जैसे कि अब यहाँ पे यूरोप को ज़रूरत पड़ेगी। क्या यूरोप यहाँ पे गरीब है? नहीं, यूरोप यहाँ पे गरीब नहीं है, या फिर और कोई डेवलपिंग कंट्री होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ये लोग लोन देंगे। बिसाइड्स इनके जो यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक फाइनेंशियल कंट्रीज़ हैं, और भी बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ रहेंगी जो बहुत ज़्यादा गरीब रहेंगी, एकदम आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो रहेंगी, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पे जो पावर्टी के उनके इश्यूज़ हैं, उनको भी यहाँ पे ज़रूरत होगी कुछ पैसे की। उसके लिए यहाँ पे एक और इनका ग्रुप आता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे IDA, ठीक है। IDA की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये जो है एक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है IBRD जो है, ठीक है। पहले तो सबको पता है ना कि सॉफ्ट लोन्स क्या है, सबको याद है सॉफ्ट लोन्स क्या होते हैं? Yes, यस ma'am. मैम।
ठीक है। सॉफ्ट लोन्स का मतलब ये है कि बहुत आसान किश्तों पे आपको लोन मिल रहा है। मार्केट में जैसे जाके आपको लोन मिलता है, आपके उधार लेते हो उससे बहुत बहुत मिनिमल ब्याज पे आपको यहाँ पे ये सॉफ्ट लोन्स मिलते हैं इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। अब देखो आईबीआरडी से भी यहाँ पे एक और बिल्कुल ज़ीरो नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पे आपको ये जो आईडीए है यहाँ पे, ये और भी सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री रहेंगी उनको यहाँ पे ये लोग लोन देंगे। ठीक है। और मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट रेट रहेगा इनका, बस ये लोग एक बस वो करेंगे, एक चार्ज लगाएंगे बस। ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप हमें एक सर्विस चार्ज दे दो, उस टाइप का ये लोग ये चार्ज करेंगे, लेकिन एक जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे वो भी ये लोग ये चार्ज नहीं करेंगे। ये आईबीआरडी जो है यहाँ पे 1% 2% इतना कम से कम ये इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे लेगा, डेवलपिंग कंट्री से या जिससे भी। ठीक है। अब इन दोनों कंट्री को, ये दोनों कंट्री जो है ये क्या काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। मेजरली इन दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जब बात होती है तो उसका मतलब होता है ये आईबीआरडी प्लस हमारा जो आईडीए है उसको। ठीक है। Okay. So to be a member of IBRD, the nation has to first subscribe to the member of IMF. तो यहाँ पे अगर आपको IBRD से लोन चाहिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मॉनेटरी सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सब सही होना चाहिए। तो मतलब वो असेस कौन करेगा, वो आपका असेस करता है आईएमएफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा यहाँ से लोन लेने के लिए, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है। फिर आईबीआरडी लेंड्स लोन प्राइमरीली टू द पुअर एंड द मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है। तो मिडिल इनकम ग्रुप और पुअर को यहाँ पे ये लेंड करता है। ठीक है। किस लिए, ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया कि 1 2 3% इतना नॉमिनल न्यूनतम एकदम इंटरेस्ट रेट ये लोग जो है रखेंगे, और इनका जो मेच्योरिटी पीरियड रहता है वो भी बहुत समय तक रहता है। मतलब 20 साल के लिए लोन दे देंगे, 25 साल के लिए लोन दे देंगे। बहुत ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत चुकाना है। 5 6 साल, 5 6 सरकारें बदल जाएंगी इंडिया में, तो आप आराम से, मतलब कोई इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी कि हमारे पास बहुत सारा लोन हो गया, तो आराम से चुकाते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बस ये जो है आपका वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद ये जो आपका आईबीआरडी एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्यों आपका स्पेशल है, स्पेशल ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर ये पुअर कंट्रीज जो हैं, ठीक है, अगर ये मार्केट से जाके लोन लेती हैं तो इनको यहाँ पे कोई नहीं देगा, सब अपना देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो। ठीक है। तो इनको यहाँ पे अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करने के लिए आपको आईबीआरडी की ज़रूरत थी। अगर आईबीआरडी नहीं होता तो यहाँ पे जो कंट्रीज यहाँ पे उठ रही हैं, यूरोप में भी बहुत कंट्रीज वीक हो गई थी वॉर के बाद, तो वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करती। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो है आईबीआरडी को यहाँ पे स्पेशल बनाती है। वर्ल्ड बैंक के लोन्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। और वही इसका पर्पस यही रहता है कि एक सोशल डेवलपमेंट हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है आपके हाँ, गुड गवर्नेंस। जो ये गुड गवर्नेंस वाला टर्म आता है ना, ये यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से ही आता है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक उन्हीं को लोन देगी जहाँ पे करप्शन कम हो, या फिर जहाँ पे जो कंट्री थोड़ा अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही हो, जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि ये लोग यहाँ पे लोन दे रहे हैं और फिर यहाँ पे इनका जो पैसा है वो पूरा यहाँ पे इनकी करप्शन में ही यहाँ पे चला जाए, सारे नेता लोग ही खा लें। ठीक है। तो ये यहाँ पे आईबीआरडी से यहाँ पे इनका कंसेप्ट आता है, ये डिफाइन यहाँ पे मतलब टेक्निकली बोलते हैं कि उस कंट्री में अश्योरेंस होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस हो। तो वही गुड गवर्नेंस वाला टर्म यहाँ यहीं से आए, वर्ल्ड बैंक वाले लोन से आता है। ठीक है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो, इनका जो मकसद है कि कम से कम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो उन डेवलपिंग कंट्रीज में, अच्छे से गवर्नेंस वगैरह हो। ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके। ठीक है। ठीक है। तो ये समझ आया ना कि यहाँ पे बेसिकली आईबीआरडी का यहाँ पे मतलब क्या है। अब देखो आईबीआरडी क्या करता है, यहाँ पे आईबीआरडी कहाँ से पैसा लेके आता है, ये जो यहाँ पे लोन को दे रहा है। तो आईबीआरडी जो है क्या करता है, हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज वगैरह इंटरेस्टेड रहती हैं बॉन्ड्स वगैरह देने के लिए। ठीक है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे जो मार्केट में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। मार्केट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया यहाँ पे जाएगा मार्केट में, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। मान लो कि 8% यहाँ पे इसे इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा अगर ये मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से ईसीबी के फॉर्म में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के फॉर्म में अगर ये लेगा पैसा,
तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट लोन यहाँ पे देना पड़ेगा। अब क्या करता है कि यहाँ पे इंडिया के बिहाफ पे ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक जाता है इस मार्केट में। अब ये मार्केट में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे उधार ले लेगा। अब मार्केट में क्या होगा, वर्ल्ड बैंक को यहाँ पे आसान किश्तों में लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट करेगा। ऑब्वियसली इसका यहाँ पे जो ट्रस्ट लेवल है वो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हाई रिस्क की वजह से हाई इंटरेस्ट होता है, और लो रिस्क जहाँ रहता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी लो रहता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पैसा उठा लेगा मार्केट से, वर्ल्ड की कैपिटल मार्केट से। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इनकी क्रेडिट जो क्रेडिबिलिटी है वो हाई है पैसा वापस करने की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फिर ये लोग मार्केट से पैसा उठा के आसान किश्तों में कहाँ देते हैं, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज रहती हैं उनको यहाँ पे ये पैसा सब रिटर्न मतलब देते हैं लोन के फॉर्म में। ठीक है, तो एक फैसिलिटेशन का यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इंडिया और आईबीआरडी का क्या मतलब है। इंडिया जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोरो करता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे आईबीआरडी से और आईडीए के अंडर भी, हम आईडीए के भी मेंबर हैं, तो वहाँ पे भी जो सबसे बेसिक हमारे जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स जो चलते होंगे, ठीक है, गरीबी पावर्टी से रिलेटेड, तो वो जो है यहाँ पे आईडीए के अंडर हमें उससे भी लोन मिल जाता होगा। ठीक है, और इंडिया जो है यहाँ पे आईबीआरडी, आईएफसी और आईडीए का यहाँ पे क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस का। आईएफसी और आईडीए अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस इन द इंडिया स्टार्टेड इन 1948। आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास यहाँ पे फंडिंग जो है यहाँ पे चालू हो जाती है। ठीक है, पूरा फॉर द एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोजेक्ट हमारा। अभी तो खैर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, अभी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेट कब यहाँ पे है, कब आता है, अब आने वाला है। हम्म वो बनता कब है, व्हेन डू वी अडॉप्ट। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है। यस मैम, क्या पूछ रही थी मैं आप? पूछ रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अडॉप्ट किया, मैम कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1949 और बनाया गया 1950 में। ओके, 1949। ठीक है, यस मैम। ओके, और ये पूरा यहाँ पे अप्लाई कब किया गया, अभी रिपब्लिक डे पे। ठीक है, 1950 में कुछ जो आपके प्रोविजंस थे 1949 में इस डेट को आ गए थे, और फिर आपके जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा आपका एप्लीकेबल होता है वो आपका रिपब्लिक डे के बाद पूरा एप्लीकेबल हो जाता है कंट्री पे। ठीक है, तो देखो 1949 की मैं बात कर रही हूँ, उससे भी पहले यहाँ पे इसके जो वर्ल्ड बैंक के लोन्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं। ओके, इंडिया हैज़ ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीगा, आईएफसी, आईडीए, आईबीआरडी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का जो रहेगा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाएगा उनके। हमने देखा था कि आईएमएफ में भी यहाँ पे 2 लोग थे, कौन थे, एक तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे और एक आपके कौन होते थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो था यहाँ पे 5 साल के लिए कौन यहाँ पे इलेक्ट करता था, यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहता था जो कि हमारी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा थी, उसको यहाँ पे ये लोग इलेक्ट करते थे। ठीक है, और ये एमडी जो रहती थी इसको पूरा यहाँ पे हेड करती थी इस पूरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। ठीक है, यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे आपके 24 डायरेक्टर्स रहते थे, और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन रहता था, सारी ऑल मेंबर कंट्री जो है आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहती थी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी स्पेशल आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता था। ठीक है, एक कमिटी होती थी। ठीक है, एक कमिटी में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या रहता था, ऑब्जर्वर रहता था। ठीक है, याद आ रहा है, आईएमएफ से कनेक्ट कर रहे हो। यस मैम। हाँ, पहली जो कमेटी रहती थी वो यहाँ पे, अब क्योंकि हम आईबीआरडी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये जो आईबीआरडी रहेगा वहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा आईएमएफ की उसमें। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों बहुत आपस में क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर भी यहाँ पे उसकी एक कमेटी रहेगी, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक क्या रहेगा, ऑब्जर्वर रहेगा, मतलब जाके मेहमान बन के वहाँ पे उनकी मीटिंग्स को ऑब्जर्व करेगा। दूसरे में यहाँ पे क्या रहेगा, उनकी एक डेवलपमेंटल कमिटी थी। ठीक है, तो वहाँ पे उस वर्ल्ड बैंक जो है उसके भी मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, इंडिया भी क्या करता था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने मेंबर्स जो है मेजरली आपका कौन होता था, आरबीआई का जो गवर्नर है वो यहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करेगा आईएमएफ में इंडिया को। ठीक है, अब देखो इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कहाँ जाएगा आपका, वो यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ में भी हम भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, आरबीआई गवर्नर को भेज रहे हैं, और यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
आप यहाँ पे भेज रहे हो कहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में आपका ये सब आ गए हैं इंस्टीट्यूशंस, इनके अंदर आपके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाएगा इंडिया की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा इंडिया का, दैट विल रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्राइजिंग ऑफ 4 कंट्रीज। किस कौन अब यहाँ पे इंडिया को ही नहीं रिप्रेजेंट करेगा वो, IMF में तो चलो यहाँ पे जितनी मेंबर कंट्रीज हैं उनका एक एक करके यहाँ पे हर मेंबर आएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर है कि यहाँ पे 4 कंट्रीज रहेंगी और 4 कंट्रीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कौन, यहाँ पे इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा वो यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ पे, आपका वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट शायद नहीं पता होगा, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों कंट्रीज को भी। श्रीलंका से देखो हमारे टाइज जो है इतने अभी अच्छे नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इशू होता रहता है, ठीक है। तो उसको भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और अगर नेपाल याद आए तो नेपाल को नहीं करता है, ठीक है। तो श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। एनीवेज, फिर मेन सेक्टर्स फॉर द IBRD असिस्टेंस, यहाँ पे कहाँ कहाँ से हमारे पास इसका लोन आता है, हम रोड बनाने के लिए लेते हैं, एनर्जी में लेते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वाटर सैनिटेशन, आपने देखा होगा बहुत वर्ल्ड बैंक का लोन आता रहता है, ठीक है। और बस ये रूरल आपके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनमें आपका लोन आता है, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल, समझ आ गया IBRD? यस मैम। ओके, यस। ठीक है। अब देखो आईडिया देखते हैं, आईडिया है आपका डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब इसका क्या है कि ये यहाँ पे क्या करता है, सबसे ज़्यादा पुअर कंट्री को देता है और ऑलमोस्ट ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे ये देता है, ठीक है। मतलब अब ये 1 to 2% भी इंटरेस्ट रेट ये चार्ज नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा कम रेट पे देगा। और इसका जो यहाँ पे टेनियर रहेगा, देखो कितना लंबा टेनियर है इसका, ऑलमोस्ट 25 से 38 ईयर्स इसका टेनियर रहेगा। और अगर इसमें भी आप 40 साल में भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, लोन पे बैक नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें भी आपका क्या होगा, 5 से 10 साल तक का आपको एक यहाँ पे ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा कि ठीक है और 10 साल बाद दे दो। तो ये जो है ऑब्वियसली आपके ये क्या होते हैं, सॉफ्ट लोन्स होते हैं। और ये यहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्रीज रहती हैं ज़्यादातर उनको भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इंडिया को भी यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा नहीं कि इंडिया यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इंडिया को भी मिल जाता है यहाँ पे। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, और इंडिया हमें पता है कि सबका लार्जेस्ट यहाँ पे बोरोवर है इन दोनों में से, ठीक है। ओके, ठीक है, ये समझ आए, ये दोनों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, IDA और IBRD। ओके, अब देखो यहाँ पे तो आपकी सरकारें लोन ले रही थी, गवर्नमेंट्स आपकी लोन ले रही थी। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे किसी कंपनी को लोन लेना होगा तब वो जाएंगे यहाँ पे फाइनेंस, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास, ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ पे IFC वर्क्स टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द मेंबर नेशंस थ्रू द प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे World War II के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ पे बिजनेसेस को भी तो रिवाइव करोगे, लोगों को यहाँ पे एनेबल तो करोगे पैसा कमाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूरी रहेगा। तो इसका भी यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में रहेगा, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई है, थोड़ी सी लेट उसमें इस्टेब्लिश हुई है, जब थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो गया होगा तब इन्होंने यहाँ पे बनाया होगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर होगी। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके 5 जो हैं इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 2 हमने पढ़ लिए, एक तीसरा हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, IFC, ठीक है। तो 3 जो हैं ये किसके होंगे, वर्ल्ड बैंक के आपके कौन से होंगे, जो IBRD IDA है। और ये जो 5 रहेंगे इनको हम मिलके क्या बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो 2 अभी आगे पढ़े, तीसरा हम पढ़ेंगे अभी कि क्या है ये, IFC, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में लोन जो आ रहा है वो यहाँ पे IFC से आएगा, ठीक है। और कंट्री को जब यहाँ पे सोवरेन, जो कंट्री स्पेसिफिक लोन्स रहते हैं उसको, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सोवरेन लोन्स। तो सोवरेन लोन्स जो आएंगे वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, IBRD और इससे IDA से, ठीक है। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ऑब्वियसली, और यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया रिप्रेजेंट्स द IFC सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर। तो काफ़ी सारा यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे क्रेडिट मिलता है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, ये आपका ऑब्वियसली इंडिया के यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ये
आपका इंक्लूसिव ग्रोथ आपकी बढ़े और उस सब के लिए यहाँ पे डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अगर आपको डेवलप करना है तो क्या होता है कि आप यहाँ पे प्राइवेट उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सब जो जेनरिक टर्म्स होती हैं अगर आपको आंसर्स में लिखना होगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लीनर फ्यूल के लिए आपको कुछ ऐसा अच्छा क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ें जो हैं उनके लिए आपको ये लोग लोन देंगे, प्राइवेट अगर सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट और इनके लिए लोन्स जो हैं यहाँ पे आईएफसी से आ रहे हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मीगा पढ़ लेते हैं, फिर हम ICSID के बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मीगा जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंडिया जो है इसका ऑब्वियसली मेंबर है। ये क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, वो क्या कि अगर यहाँ पे कोई कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे टेस्ला कंपनी है, अगर वो एक कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है और अगर ये यहाँ पे टेस्ला कंपनी जो है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इस ऑब्वियसली यूएसए की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये यूएसए जो है वो मीगा का यहाँ पे क्या है, मेंबर है, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये टेस्ला कंपनी को यहाँ पे अश्योरेंस मिलेगी कि अगर वो एक कंट्री में जाते हैं और एक कंट्री में क्या हुआ, यहाँ पे हो गया कूप, तख्ता पलट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनका तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, इन्होंने पॉलिसी बदल दी। पहले यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मिलिट्री शासन। जैसे कि अगर मान लो म्यांमार की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि वो यहाँ पे जो प्राइवेट पॉलिसी है, प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ पे बदल दें। ठीक है, तो ऐसी इंस्टेबिलिटी से कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका जो मीगा रहता है उसको, वो आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप कहो कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो ये इन्वेस्टमेंट गारंटी देता है। This institution provides guarantee in the form of insurance to the various kind of investment by the private under developing countries। ठीक है, मेजरली यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क का इंश्योरेंस ये देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेस्ला आके यहाँ पे इंडिया में अगर फेल हो जाए तो उसके खिलाफ नहीं दे रहा, लेकिन हाँ इंडिया में यहाँ पे कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है पॉलिटिकल, तो उसके खिलाफ यहाँ पे ये आपको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया जो है कब मेंबर बन रहा है, यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर नहीं है इसका, फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे IBRD, IDA और IFC का है। मीगा को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है इंडिया 94 में। ठीक है, ओके अगर यहाँ पे ऐसी आपको एश्योरेंस मिलती है किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को, तो क्या होता है उस कंट्री से यहाँ पे FDI जो है आता है। ओके ओके ठीक है, समझ आया मीगा क्या है? आवाज़ आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है बता देना, क्योंकि फिर इंटरनेट मेरा में भी बीच में गड़बड़ भी हो जाता है। ठीक है चलो, अब देखो एक इंस्टीट्यूशन का इंडिया जो है वो यहाँ पे मेंबर नहीं है, और वो है वो है आपका ICSID। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखो अब यहाँ पे डिस्प्यूट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया इसका इंटेंशनली मेंबर नहीं बनता है। ठीक है, अब ये इसको फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, ये वर्ल्ड बैंक का जो यहाँ पे ऑर्गन है, ये इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ऑर्गन, सॉरी, it provides facilities for the conciliation and arbitration of the international investment dispute। अब देखो एक तो यहाँ पे क्या था कि एक यहाँ पे बॉडी थी जो यहाँ पे इनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचा रहा था। अब एक जो है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि अभी अमेजोन और आपका फ्यूचर रिटेल में हुआ, तो यहाँ पे इनकी डिस्प्यूट के बीच में आप कैसे कंट्रीज जो हैं एक्ट करेंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ये जो आपका ऑर्गन है वो यहाँ पे देखता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कंसिलिएशन प्रोवाइड करता है और आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, कंसिलिएशन क्या होता है और आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखो आर्बिट्रेशन होता है और कंसिलिएशन क्या होता है कि जैसे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई हो जाती है तो आपके घर वाले आके इंटरवीन करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं मान जाओ, कोई बात नहीं, होता है, आपको ऐसे ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आके बिचौलिया आते हैं और बहुत बहुत सारे आपके रिश्तेदार समझाने लगते हैं आपको कि ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए आपको, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कंसीलिएशन कहते हो। ठीक है, समझ आ गया सबको कंसीलिएशन क्या होता है, कि आपका
आपके बीच में कुछ यहाँ पे एक समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, उसको पार्टी हस्बैंड को भी मना लिया, बीवी को भी मना लिया, ठीक है। तो एक तरीके से समझौता कराने की जो कोशिश करता है वो होता है कंसिलिएटर, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में। अब यही अगर मैं यहाँ पे अमेज़न और फ्यूचर रिटेल की बात करूँगी, अगर इन्होंने यहाँ पे कंसिलिएशन के लिए ऑप्ट किया है, तो क्या होगा, इनके बीच में जो भी यहाँ पे इनकी फ्रेंडली टर्म्स होंगी, जिससे भी वो लोग बोलेंगे हाँ प्लीज़ तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे इतने यहाँ पे मतलब कुछ इनके बीच में जो भी इनके बीच में इशू है, ठीक है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा लो डाउन करने की कोशिश करेंगे और समझौता कराने की कोशिश करेंगे। वो होता है कंसीलिएशन। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि ये जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पे रिश्तेदारों ने इनको समझा दिया सब कुछ। अब ये कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे थर्ड पार्टी पे, हम सी के पास जाएंगे। अब ये बोलेगा कि जब भी सी तुम हमें जो भी बोलोगे, हम तुम्हें लिखित में दे रहे हैं। बी भी यहाँ पे लिखित में साइन करके देगा कि ठीक है, तुम यहाँ पे जो भी बोलोगे, जो भी फैसला सुनाओगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। हस्बैंड भी यहाँ पे लिखित में देगा, राइटिंग में देगा कि यहाँ पे तुम जो सी फैसला जो देगा वो मैं उसको मानूंगा। ये सी जो है इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ये न्यूट्रल पर्सन होता है, इसका कोई यहाँ पे इससे रिलेशन नहीं है, ना हस्बैंड से ना वाइफ से, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जब आप न्यूट्रल पार्टी के पास जाते हो और आप यहाँ पे राइटिंग में देते हो कि हम जो भी तुम बोलोगे वो हम मानेंगे। जब ये यहाँ पे आर्बिट्रेशन, यहाँ पे आर्बिट्रेटर बोलता है, कोई यहाँ पे जजमेंट देता है, ठीक है, वो इन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है, क्योंकि ये दोनों खुद गए हैं इस सी के पास, ठीक है। तो ये होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन में अंतर समझ आया? यस मैम। ठीक है। तो ये जो बॉडी है आपकी, जो ICSID है, ठीक है, ये क्या करा रही है, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन करा रही है। अब इंडिया जो है इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के खिलाफ रहता है, ठीक है। खिलाफ क्यों रहता है? क्योंकि इंडिया ऐसा सोचता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बायस्ड हैं और ये इंडिया के फेवर में कभी भी आपको जो जजमेंट है वो नहीं देगी। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है, इंडिया कहता है, इंडिया की यहाँ पे जो भी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ रहती हैं, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पता है ना कि क्या होती है? यहाँ पे इंडिया और US के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ यहाँ पे ट्रीटी साइन करी गई होगी कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो कोई भी इंडिया यहाँ पे जब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेन क्लॉज रहता है। उसमें बात होती है कि आप क्या करोगे, कुछ भी डिस्प्यूट रहेगा यहाँ पे, अगर कोई US से कंपनी आ रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है, अगर टेस्ला यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और कोई भी डिस्प्यूट होता है उसका हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, या फिर यहाँ पे कंट्री में डिस्प्यूट होता है, तो क्या होगा, आप यहाँ पे सीधे आर्बिट्रेशन में नहीं पहुँच जाओगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं पहुँच जाओगे, या फिर आप ISCID में नहीं पहुँच जाओगे। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जाओगे हाई, अपने जो यहाँ पे जो डोमेस्टिक आपका यहाँ पे जुडिशियल वो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे। तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है। अब इनको पता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे 10-12 साल आराम से लगेंगे, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू हो जाएगा। ये जो आपका बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का ये जो क्लॉज है कि आपको पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे फेल होता है, यहाँ पे जजमेंट के बाद अगर ये फेल होता है, तब ये जो यहाँ पे पार्टी है, ठीक है, टेस्ला जो है, यहाँ पे जा सकता है कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद पहले आपको इंडिया की जुडिशियल प्रोसेस से में आपको रहना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे फेल होता है, आप उससे यहाँ पे नहीं अग्री कर रहे हो, तब आप जाओगे इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में आर्बिट्रेशन बहुत सारी न्यूट्रल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक तो वर्ल्ड बैंक की ही प्रोवाइड कर रही है। अब इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, कि यहाँ पे एक बहुत बात होती है कि आपका जो कंट्री में अगर आपको FDI अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात होती है कि आपको आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सेंटर अपना मजबूत करना पड़ेगा, इंटरनेशनल टर्म्स में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इंडिया अभी करता नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा बाधा है या फिर हर्डल है इनटू दी FDI, क्योंकि उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको लगता है कि हमारी अगर गवर्नमेंट से झड़प हो गई तो हम वहाँ पे पूरा जो है पूरे जुडिशियल प्रोसेस में फंस जाएंगे, हमारा पैसा फंस जाएगा, ठीक है। जैसे कि हुआ है आपका, किस में हुआ था, वोडाफोन के केस में, और आपका केन एनर्जी जो है उसके केस में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या हुआ, 10 साल तक तो यहीं अटका दिया।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद फिर ये लोग गए इंटरनेशनल उसमें। ओके, समझ आया? तो ये है ICSID, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करता है, और एक यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन, ये सब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए टीम जो है उसको यहाँ पे बनाता है, ठीक है। और याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से पांचों में से किसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया जो है ICSID का मेंबर नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे मैंने जो आपको ये पूरा डिस्प्यूट वाला आपको बताया, देखो यहाँ पे बहुत रीसेंट आपका केन एनर्जी का यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ये जो आपका केन एनर्जी था, ये यहाँ पे कहाँ का थी, ये यहाँ पे यूके की कंपनी थी। जैसे हमने अभी टेस्ला USA की एग्जांपल ली थी, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया और यूके के बीच में हमारा क्या साइन हो रखा था, मैंने अभी आपको बताया कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है यहाँ पे साइन हो रखी थी। तो ऑब्वियसली पहले आपको हाई कोर्ट और आपको सुप्रीम कोर्ट पहले जाना पड़ेगा कोई भी डिस्प्यूट के केस में, अगर गवर्नमेंट से कुछ पंगा हो जाता है, और उसके बाद फिर आप जाओगे इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे इनका पंगा क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वोडाफोन से इन लोगों ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया था। मतलब कि यहाँ पे आपको टैक्स, मान लो कि टैक्स आपको क्या है 2006 का है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2012 में कानून लाते हो और आप बोलते हो कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा 2012 के बाद का नहीं, 2006 से 12 तक का जितना आपका पैसा बना है उसके लिए, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब उस डेट से पहले का जब हम यहाँ पे कोई कानून लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। तो वही वोडाफोन पे प्रणब मुखर्जी ने उस टाइम एक कानून लाया था कि वोडाफोन को यहाँ पे बहुत पहले से टैक्सेस जो है यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो एक वो जो अभी यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे सफ़र कर रही है, वो AGR ड्यूज जो आप सुनते हो, वो उसका भी यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा असर है कि वहाँ पे 8-9 हज़ार करोड़ जो है वोडाफोन को पे करना है गवर्नमेंट को। अब वही ऐसे ही कुछ केस जो था यहाँ पे 24,000 करोड़ की डिमांड इंडिया ने करती है, इंडिया इस कंपनी से करती है, इंडिया की गवर्नमेंट, इससे कि आपने क्या किया, आपने इसमें अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया। हमें पता है कि जब शेयर्स ट्रांसफ़र करते हो तो पहले आपका एक टैक्स लगता था। किसी को याद है कि यहाँ पे शेयर्स जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट? हाँ, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन टैक्स याद है? जब भी हम कोई अपना एसेट बेचते हैं उसके ऊपर अगर हमें कमाई होती है, अगर अगर हमारा शेयर 10 रुपए का था, लेकिन ये हमारा 5 साल बाद मान लो कि ये 50 रुपए का हो गया है, तो मैंने क्या किया, इसके मैंने उसके ऊपर 40 रुपए कमाए। इस 40 रुपए की इनकम पे मैं क्या दूंगी, कैपिटल गेन्स टैक्स दूंगी। ये जो है ये मेरा कैपिटल है, इसके ऊपर मैंने कुछ गेन किया है 40 रुपए, इस 40 रुपए पे मैं टैक्स दूंगी, ठीक है। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी पे लगता है, उसी प्रकार पे टैक्स पे लगता है, ठीक है। तो यही वाला जो टैक्स था यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र किए थे, और ये टैक्स इनको यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही थी आपको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र करते हुए आपने कमाए। इसी प्रकार से सेम केस यही था कि हच ने जब यहाँ पे वोडाफोन को अपने शेयर्स बेचे थे, मतलब कंपनी उनको बेची थी, तब भी वहाँ पे जो उनका जो पूरा टैक्स था इस पे कि मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी और कैपिटल गेन्स टैक्स आपको देना पड़ेगा, वो जो था उस टाइम वो भी ये सेम टाइप का ही केस था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम क्यों देंगे यहाँ पे 24,000 करोड़। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये कैपिटल गेन्स टैक्स देने से इन्होंने मना कर दिया, और इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये गए दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। ये जो कंपनी थी, अभी मैंने आपको बताया ना कि BIT के अंडर आपको सबसे पहले आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे फिर जो होता है, इनको यहाँ पे इनके अगेंस्ट आता है ये पूरा मामला, ठीक है। फिर अब ये क्या कहते हैं कि अब हम यहाँ पे इससे खुश नहीं है, अब हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो कब बनी है, 1899 में बनी है, हेग कन्वेंशन के अंडर, ठीक है। याद रखना, इनके यहाँ पे वो पूछते हैं कहाँ पे कौन से उससे बनी हुई है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन का काम हो रहा होगा, और ये हेग कन्वेंशन से बनी है, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे केन एनर्जी जो है यहाँ पे जाती है केस, ठीक है, कि आपने यहाँ पे ये गलत किया है, ऐसे रेट्रोस्पेक्टिवली आप टैक्स नहीं लगा सकते, और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये यहाँ पे जजमेंट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा आर्बिट्रेशन चलता है, और इंडिया जो है ICSID का मेंबर नहीं है, ये सब याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट, ये यहाँ पे PCA क्या बोलता है, PCA बोलता है कि अब यहाँ पे उल्टा जो गवर्नमेंट मांग रही थी 24,000 करोड़ रुपए, अब यहाँ पे सरकार को देना पड़ेगा 8,000 करोड़ रुपए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इतने साल से आपने उसको यहाँ पे कोर्ट में फंसा रखा, और फिर आपने उसने इतने आर्बिट्रेशन में पैसा खर्च किया, उसका इतना बिजनेस का लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सेंटर ने वादा किया था कि आपने पहले से ही ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रखी है, उसके अंदर आपने क्या किया है, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने हैं टैक्स पेमेंट में, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पुराना कानून लेके आ जाओ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इंडिया के खिलाफ ये जजमेंट गया था, और ये यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट PCA ने यहाँ पे इस पे जजमेंट दिया था, ओके, ठीक है। तो अब इंडिया खैर उसको स्टडी करेगा, 8,000 करोड़ ये लोग देंगे कि नहीं देंगे वो बात अलग है, वो उसमें फ्रांस में भी उसके पूरे एसेट्स जो हैं वो सब यहाँ पे लेने स्टार्ट कर दिए थे इंडिया के, तो वो खैर डिफरेंट इशू है, ओके। समझ आ गया सबको वर्ल्ड बैंक? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे IBRD है, समराइज करें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, IDA है और IFC है, ठीक है। इंडिया इसका इन तीनों का फाउंडिंग मेंबर है, और ये प्राइवेट को देता है लोन, और ये यहाँ पे दोनों, ये सबसे यहाँ पे 0% रेट पे मिलता है, यहाँ पे 1-2% पे रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट पे जो लोन है वो मिलता है। फिर ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है, मीगा का मेंबर है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करता है, 94 में यहाँ पे इसका मेंबर बना है, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया? कुछ डाउट है? चलो क्वेश्चन आंसर करो यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। IDA की बात कर रहे हैं। IDA एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है। IDA लोन्स have a low to medium interest rate which depends on the nation to nation। बताओ। मैम मैम ऑप्शन A, बिल्कुल क्योंकि ऑप्शन 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो IBRD का है कि वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मिनिमल लगाता है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सबने बहुत ध्यान से सुना है, वेरी गुड, ठीक है। सबको समझ आया? यस मैम, ए होगा। ओ, ये होगा, 2 गलत होगा, और ये पहले करते तो ये पहले इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको याद रखना कि ये IBRD का काम है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे बताऊं मैं, अब थके हो? हम इसके आगे का कल कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, ठीक है। यस मैम।